जीते जी सुख लुट गया, मेरी लाश तलक भी लुट गई। अब क्या रोना मेरे लाल, हाथों से अब डोर छूट गई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है स्वार्थ का रिश्ता। बेटा लकवाग्रस्त पिता को कमरे में बंद करके भूल गया और विदेश चला गया। जब 6 महीने बाद वापस आया तो घर में उसने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। इस कहानी को पूरे अंत तक सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। घनश्याम जी अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहा करते हैं। वैसे तो वे पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के निवासी थे, लेकिन अब दिल्ली में आकर बस गए थे। उनके परिवार में एक बेटा अभय और बहू आरती है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। जब अभय 4 साल का था तभी उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। वो दूसरी बार मां बनने वाली थी। प्रसव के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही उनका अजन्मा बच्चा भी पेट में मर गया। उनका अंतिम संस्कार करके वो अपने इकलौते बेटे और अपनी बूढ़ी माँ के साथ बड़ी मुश्किल से जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी माँ भी तो बूढ़ी हो चुकी थी। वह जितना बन पड़ता उनके बच्चे का देखभाल करती। घनश्याम जी का सरकारी नौकरी था। वह पोस्टमैन थे और इसी तनख्वाह से वह अपना जीवन यापन करते थे। वैसे तो घर अच्छे से चल रहा था, लेकिन कमी थी तो बस उनके पत्नी की। उनका बेटा दिन रात माँ के लिए रोया करता। बूढ़ी दादी उस बच्चे को संभाला करती। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने बेटे घनश्याम से कहा, बेटा मैं कितने दिन तक जीवित रहूंगी, इस बच्चे को माँ की जरूरत होगी, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। अपनी माँ की बात हर बार वो टाल दिया करते। अरे माँ, तुम फालतू में परेशान होती हो, तुम हो ना, तुम कहाँ जाने वाली हो, तुम हो ना हमारी देखभाल करने के लिए। अरे माँ, मैं हूँ, अभय है, आप हैं, हमारा परिवार पूरा ही तो है। दरअसल घनश्याम जी अपने माँ के होते हुए किसी चीज की कमी महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनकी माँ को हृदय आघात होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब तो घनश्याम जी अकेले पड़ चुके थे। सिर्फ उनका बेटा और वो अकेले उस घर में रहा करते। वैसे तो वो 3 भाई थे, लेकिन तीनों अलग अलग अपने पत्नियों के साथ रहते थे। उनके घर का बंटवारा हो चुका था। उनके हिस्से में उनकी माँ थी और वो माँ भी आज चल बसी। उनकी पत्नी तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। अब घनश्याम जी अकेले पड़ चुके थे। बच्चे का पालन पोषण करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रोज अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर वह यहाँ वहाँ चिट्ठी बांटा करते और शाम को जल्दी से भागे भागे आते और अपने बच्चे के साथ समय बिताते। भगवान की कृपा से उनके पड़ोसी भी दयालु स्वभाव के थे और उनके ना रहने भर में उनके बच्चे का देखभाल कर दिया करते, खाना वगैरह दे दिया करते थे। अब इसी प्रकार से दिन गुजर रहे थे, लेकिन बढ़ते दिनों के साथ मुश्किलें भी बढ़ रही थी। एक दिन उनके भाई भाभी ने उन्हें शादी करने का सुझाव दिया, जिस चीज के लिए वे हमेशा मना करते थे, लेकिन आज वही चीज उन्हें ठीक लग रही थी। उन्होंने सोचा, कितने दिन तक मैं अभय को अकेला छोड़कर काम पे जाता रहूंगा। उसकी देखभाल करने के लिए एक माँ की तो जरूरत होगी ही। ऐसे में अभय को पाल पोस नहीं सकता, उसे अच्छा परवरिश नहीं दे सकता। उसके जीवन के साथ मैं खिलवाड़ कर रहा हूँ। यह सोचकर घनश्याम जी ने अपने भाई से कोई अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा। उनके भाई ने भी उनके कहे अनुसार अपने समझ से एक अच्छी लड़की देख ली और कहा कि फला दिन को घनश्याम जाकर उस लड़की को देख ले और रिश्ता पक्का कर ले। लेकिन जिस दिन वे लड़की देखने जाने वाले थे, उसी दिन अचानक से उन्होंने अखबार में एक घटना पढ़ ली। उसमें लिखा था कि एक बाप जिसकी पत्नी मर गई थी, उसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी के दौरान उसकी पत्नी तो उसके साथ अच्छे से रहती थी, बच्चों को प्यार भी करती थी, लेकिन यह सब उसका दिखावा था। धीरे धीरे उसका असली रंग सामने आने लगा।
उसने अपने पति के न रहने भर में उन तीनों बच्चों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उसने एक एक करके 2 बच्चों को पीट पीट कर मार डाला और बचा तीसरा बच्चा जो कि सबसे बड़ा था, उसके ऊपर उसने बाकी के 2 बच्चों को मार देने का आरोप लगाया। और बेचारे उस डरे सहमे बच्चे ने भी उस बात को मान लिया और उसे जेल हो गई और वह इस समय बाल सुधार गृह में है। यह खबर पढ़कर घनश्याम जी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तत्काल शादी ना करने का फैसला किया। वे तो अंदर से डर गए क्योंकि वह अपने जान से भी प्यारी पत्नी को खो चुके थे। अब बचा उनका बेटा, अब उसे खोना नहीं चाहते थे। एक ममतामयी माँ की तरह उनका हृदय द्रवित होने लगा। उन्होंने अपना शादी ना करने का फैसला किया। उनका तबादला दिल्ली में होता है और उन्होंने अपने पुराने घर को, जो गांव में घर था, उसको बेचकर दिल्ली चले जाते हैं। अपने बेटे के साथ दिल्ली में गुजर बसर करने लगते हैं। धीरे धीरे करके उनका बच्चा भी बड़ा होने लगता है। अभय बड़ा हो जाता है। पढ़ लिख कर वह भी नौकरी करने लगता है और उसे अपने ऑफिस के एक आरती नाम के लड़की से प्रेम हो जाता है। उसने यह बात अपने पिता को बताई। घनश्याम जी भी इसके लिए राजी हो गए कि उनके बच्चे को पूरी दुनिया की खुशी मिले, वह हमेशा खुश रहे। अब घनश्याम जी ने अपने बेटे का शादी कर दिया। अब उनके घर उनकी बहू आरती आ चुकी थी। दरअसल आरती मॉडर्न जमाने की थी, थोड़ी सी ना नुकुर करने वाली थी और हर बात पर किचकिच किया करती थी। लेकिन अभय को वह बहुत प्यारी थी। अभय उसे बहुत प्रेम करता था। इस प्रकार से दिन गुजरने लगे। घनश्याम जी को इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। वे सोचते थे कि चलो बच्ची है, कोई बात नहीं, जब तक मेरा हाथ पांव चल रहा है तब तक मैं खुद से अपना काम कर सकता हूँ। रही बात बहू की, तो उसका खुद का जीवन है, उसे जैसे जीना है वो जी सकती है। उन्होंने इतना तक छूट दिया था। एक तरह से कह लिया जाए तो उनका परिवार एक खुशहाल जीवन जी रहा था। घर में किसी भी प्रकार का क्लेश भी नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशियों को किसी की नजर लग जाती है, शायद यही हुआ था। उनके भी खुशियों को नजर लग चुकी थी। एक दिन आरती ने बाथरूम में कपड़े धोए, लेकिन वह वहां से साबुन हटाना भूल गई और वह साबुन बाथरूम के फर्श पर ही पड़ा रहा। पानी पड़कर वह गल चुका था और अनजाने में ही घनश्याम जी नहाने के लिए बाथरूम में प्रवेश करते हैं। अचानक से उनका पैर बाथरूम के फर्श पर पड़े साबुन के बट्टी पर जा पड़ता है और वह सर के बल फिसल जाते हैं और गिरकर तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। इस बात का पता जब अभय और आरती को लगता है तो दोनों ने उन्हें आनन फानन में उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। 2 दिन तक वह बेहोश रहे। तीसरे दिन जब उनको होश आया तो पता चला कि उनका एक हाथ, एक पांव और एक तरफ का चेहरा और एक तरफ के चेहरे में लकवा मार दिया है। उनके मुख से अब आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। अपना एक हाथ और पांव उठाने में असमर्थ थे। यह देखकर उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पहले तो अभय ने उन्हें दिलासा दिलाया, बाबूजी आप मत रोइए, हम हैं ना, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किसी को रोग हो जाता है तो आदमी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बड़ा करता है 10 दिन तक उसकी सेवा करता है। फिर वह व्यक्ति उससे उबने लगता है, उसे घृणा करने लगता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से मरते दम तक सेवा करते हैं। अब उस बेटे ने तो वादा कर लिया, लेकिन अब निभाए तब ना। घनश्याम जी को उनके घर लाया जाता है। अब धीरे धीरे 2-4 दिन बीत जाते हैं। उनकी बहू और बेटा उनका मिलकर सेवा करते हैं। धीरे धीरे बहू का मन उनकी सेवा से उचटने लगता है। वह बार बार उनका लैट्रिन, उनका पेशाब साफ करते करते तंग आ चुकी थी। उन्हें देख कर ही उसे मिचली आने लगती थी, उनसे दूर भागने लगती थी। धीरे धीरे आरती ने अपने ससुर की सेवा करना बंद कर दिया और सारा जिम्मेदारी अपने नौकर के हवाले कर दिया। नौकर भी तो नौकर ही है, क्या करता, जितना उसे समय मिलता वह उतने समय में उनकी सेवा करता, फिर अपने दूसरे कामों में लग जाता। दूसरा काम भी नहीं करता तो आरती उसे डांट टपेट कर उसे दिन भर सुनाया करती और शाम को अभय घर आता तो आरती उसका जीना दुश्वार कर देती, उसे बातें सुनाया करती, उसे उलाहना दिया करती और बार बार
तुम्हारा बाप कहकर संबोधित करती। अपनी पत्नी की बातों से अभय भी तंग आ चुका था। वह भी अपने पिता की सेवा करके उनका लाइटरिंग पेशाब साफ कर कर परेशान हो चुका था। घनश्याम जी को अपने हालत पर रोना आ रहा था। उन्होंने सोचा था कि मेरे बेटे बहू मेरी सेवा करेंगे, लेकिन होता कुछ और है। अब तो बेटे बहू को घनश्याम जी बोझ लगने लगे थे, एक कचरे की भांति लगने लगे थे। वो कचरा जो दिन पर दिन महकने और बदबू करने लगता है, जिसे लोग जल्दी से जल्दी घर से बाहर फेंकना चाहते हैं। वह बाप अब उनकी नजर में एक कचरा मात्र रह गया था। एक दिन की बात है, आरती का भाई और उसकी भाभी उसके घर आए थे। घर में आरती का जन्मदिन था। बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा था और वहीं पर व्हील चेयर पर घनश्याम जी बैठे थे। उन्हें बहुत जोर से प्रेशर लगा था। वे हिल डुल कर बता ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कितनी बार प्रयास किया लेकिन बता नहीं पाए। उनके चेहरे के हाव भाव को लोगों को देखने के लिए समय ही नहीं था। जन्मदिन पार्टी में डीजे बज रही थी। लोग खुशियों से नाच गा रहे थे, अनेक प्रकार के व्यंजन चख रहे थे, लेकिन घनश्याम जी के चेहरे की तरफ किसी ने नहीं देखा कि उनके चेहरे पर क्या भाव है। अंततः घनश्याम जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने व्हील चेयर पर ही अपने कपड़े खराब कर दिए। जब आगे पीछे मल की बदबू आने लगती है तो लोगों ने सोचा कि यह बदबू कैसी। तब आरती ने अपने ससुर की तरफ देखा। उसके ससुर बहुत ही दयनीय दशा में पलके नीचे किए हुए ढबढबाई आंखों से लगातार रोए जा रहे थे। आरती को यह देखकर दया नहीं आई, उल्टा उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने ससुर को खींचकर एक लाफा मार दिया और उस व्हील चेयर को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाकर पटक दिया। घनश्याम जी असहाय से बाथरूम में ही गिर पड़े। आरती ने अपने नौकर से सारी गंदगी को साफ करने को कहा और पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गई। अपने पति अभय को भला बुरा कहने लगी। वह कहने लगी कि हद हो गई, इतने मेहमानों के बीच उसकी बेइज्जती हो गई। अब तो घर में खुशियां भी मनाना बड़ी ही मुश्किल हो गया है। इस बूढ़े की गंदगी दिन रात देखनी पड़ती है। आश्चर्य की बात, उनके बेटे को भी अपने पिता पर दया नहीं आती। सारे मेहमान चले गए। अब अभय अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा। बेचारा नौकर घनश्याम जी को साफ सुथरा करके, उन्हें कपड़े पहनाकर, व्हील चेयर साफ करके उन्हें कमरे में लेकर आता है और उन्हें तेल लगाकर उन्हें खाना खिलाता है। उस बेटे से तो अच्छा वह नौकर था जो कि घनश्याम जी का सेवा कर रहा था, सिर्फ इसलिए ना कि उसे पैसे मिल रहे थे। बेचारा गरीब था, लेकिन जिस बाप ने एक बेटे को पूरी दौलत सौंप दी, पूरा सुख दे दिया, उसकी हर एक इच्छा पूरी की, एक माँ बनकर दिन भर भागता दौड़ता रहा, एक पल के लिए चैन से नहीं रहा, पूरी जिंदगी उसके ऊपर समर्पित कर दी। आज वही बेटा अपने पिता को कुछ नहीं समझ रहा था। उससे तो अच्छा एक नौकर था जिसे उसके काम के लिए पैसे मिल रहे थे। किसी प्रकार रात बीत जाती है, सुबह होती है। सुबह का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था। घर में बहू ने हर तरफ गमगीन माहौल किया हुआ था, मानो कोई मर गया हो। और इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं और अभय को विदेश से एक लेटर आता है। विदेश में उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल चुकी थी, जिसके लिए उसने पहले से ही अप्लाई किया हुआ था। अब उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब तो उसकी पत्नी और भी खुश हो गई। चलो किसी प्रकार से इस बूढ़े से जी छूटा। अभय बड़े ही जोर शोर से अपनी तैयारी करने लगता है। 15-20 दिन के बाद उसका वीजा भी बन जाता है। अपने पत्नी के साथ सभी सामानों को समेटकर घर के मेन कमरों में ताला लगाकर, चाबी अपने पास लेकर, वह नौकर को अपने पिता के रूम की चाबी देकर यह कहकर चला जाता है कि तुम बाबूजी का ध्यान रखना, उनको समय समय पर खिलाना पिलाना, और जो भी कोई परेशानी हो मैं तुम्हें अकाउंट में पैसे डालता रहूंगा और पिताजी का देखभाल करना। अभय अपनी सारी जिम्मेदारी अपने नौकर के मत्थे जड़कर अपनी पत्नी के साथ अपने सामान को लेकर हंसी खुशी एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। वह विदेश चला जाता है। अब बच जाते हैं तो सिर्फ नौकर और घनश्याम जी। नौकर एक अच्छे सेवक की तरह अपने मालिक की सेवा करने लगता है। उसे वैसे तो
किसी चीज की कमी नहीं थी। वह घनश्याम जी का देखभाल करता था। घनश्याम जी भी नौकर से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन सुबह घनश्याम जी के दवाई का समय होता है। घनश्याम जी के नौकर ने किचन में देखा तो आटा खत्म हो चुका था। अब तो रोटियां या पराठा बनाने के लिए आटा भी नहीं था कि जिसे वह बनाकर घनश्याम जी को खिलाकर दवाइयाँ खिला सके। इसके लिए उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मार्केट में जाकर थोड़ा सा आटा और कुछ ब्रेड लेकर आता हूँ। यह सोचकर बेचारा नौकर सुखिया मार्केट की तरफ चल पड़ता है। मार्केट में उसने एक ब्रेड का पैकेट खरीदा, कुछ जरूरी सामान खरीदा और आटा खरीदकर वापस आने लगा। तभी अचानक से अनियंत्रित कार ने बीच रोड पर उसे धक्का मार दिया। चोट इतनी भयानक लगी कि वह घसीटता हुआ दूर जाकर गिर पड़ा। उसका सर पूरी तरह से फट चुका था। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि सर में चोट लगने की वजह से हालत गंभीर है और यह कोमा में चला गया है। बेचारा नौकर, जो घनश्याम जी का एकमात्र सहारा था, वह भी कोमा में चला गया। एक कोमा में गया व्यक्ति मरे के समान ही होता है, सिर्फ उसकी सांसें चलती हैं। इधर घनश्याम जी को नौकर ने उनके कमरे में बंद कर पीछे से ताला लगा दिया था। उसने सोचा था कि ताला नहीं लगाऊंगा तो कमरे में काफी सामान है, कुछ पैसे हैं, चोर आकर चुरा ले जाएंगे। यह सोचकर उस नौकर ने रूम का ताला बंद कर दिया और ताला बंद करके चाबी को अपने पास लेकर चला गया था। अब वह तो कोमा में था। बेचारे घनश्याम जी भूखे प्यासे उस कमरे में तड़पने लगे। वे आवाज लगाकर बुलाने की भी कोशिश करते, लेकिन मुख से आवाज ही नहीं निकल रहा था। लकवा लगने के कारण उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। दरवाजा खटखटाने की कोशिश करते तो भी हाथ काम नहीं करता। एक हाथ से खटखटाते उतना आवाज भी बाहर नहीं जाता कि लोग सुन सके। इसी तरह करते करते 20 दिन हो जाते हैं। 22वें दिन बिना खाए पिए भूख से तड़प तड़प कर बेचारे बूढ़े घनश्याम जी का मौत हो जाता है। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि घनश्याम जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। कितनी दर्दनाक उनकी मौत हुई है। घनश्याम जी को मरे 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने तक वह लाश उस बंद कमरे में ही थी। आसपास के पड़ोसी भी उनके घर आया जाया नहीं करते। ऐसे में उनकी सुध लेने वाला कौन था? इधर अभय कुछ दिनों से अपने घर पर फोन कर रहा था। उसकी नौकर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 6 महीने बाद उनका बेटा अभय अपने देश को लौटा। वह जब अपने घर में आया तो उसे कुछ अजीब लगा। उसका घर बहुत ही वीरान और सुनसान, धूल से सना पड़ा था। उसके नौकर का कोई अता पता नहीं। सबसे पहले वह अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि पिता का कमरा बाहर से बंद है, ताला लगा है और घर के अंदर से कुछ सीलन जैसी बदबू आ रही है। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने एक बड़ा सा पत्थर लेकर कमरे के ताले को तोड़ा। अंदर जाकर देखता है तो अंदर का दृश्य देखकर उसके हाथों से सामान नीचे फर्श पर गिर पड़ता है और वह खुद भी जमीन पर गिरकर दहाड़े मारकर रोने लगता है। सामने देखता है तो घनश्याम जी की डेड बॉडी थी, जो कि पूरी तरह से कंकाल के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। मानो कंकाल रूपी घनश्याम जी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह देखकर उस बेटे को बहुत पश्चाताप होता है, अपने किए पर बहुत रोता है। अब रोने से क्या फायदा, जो होना था वो हो चुका था। कहता है, पिताजी मुझसे ये क्या गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मुझे आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ऐसे नौकरी का क्या फायदा कि मैंने अपने पिता के जीवन को ही ले लिया। धिक्कार है मुझ जैसे बेटे पर। प्रिय दोस्तों, ऐसे धिक्कार का क्या फायदा कि जब उस पिता का प्राण ही निकल चुका था। जो चला गया प्रायश्चित करने से वापस तो नहीं आ जाएगा। इससे अच्छा है कि जीवित रहते ही उस व्यक्ति को सुख दें, उस व्यक्ति का मान सम्मान करें, उसे समझें, उसके दुख तकलीफ को समझें, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्रिय दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।